हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। हम बात कर रहे हैं यूनिट 6 के रिप्रोडक्शन के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज हम जिन जिन बातों की चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, उसके बाद की घटनाएं क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बातें क्या होती हैं, और एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। प्यारे बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन पुष्पी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है। यह केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में यह नहीं पाया जाता। एक विशिष्ट लक्षण है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसे क्यों कहते हैं और यह कैसे होता है, इसी को आज आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, जिस प्लांट का ये पिस्टिल है, गैनेशियम है, इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन जब इसके ऊपर आकर गिरता है, ध्यान रहे ये इसी की स्पीसीज का ये पॉलन ग्रेन है, यहां पर आके गिरा। इसके ओव्यूल और इस पॉलन ग्रेन के बीच में केमिकल डायलॉग होता है, रासायनिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और जब यह निश्चित हो जाता है कि ये हमारी ही जाति का पॉलन ग्रेन है, तो इसको परमिशन मिलती है, अनुमति मिलती है अंकुरण करने की। इसके बाद इसमें आप ध्यान दें कि इस समय जब यह आया है तो ज़्यादातर पॉलन ग्रेन्स में स्थितियां ये होती हैं कि इस बाइन्यूक्लिएटेड होता है। बाइन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये एक पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करता है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये एक होता है, और ये पॉलन ट्यूब ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, ओवरी की वाल को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ते हुए ये माइक्रोपाइल के पास तक पहुंचेगी। आगे आगे इसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहेंगे, वो बनेगा। मेल गैमीट कहते हैं, मेल गैमीट। और आगे आगे ये इसके ये ट्यूब न्यूक्लियस बनाते हुए, आगे ट्यूब को बनाते हुए चलता है पॉलन ट्यूब को। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं माइक्रोपाइल के पास। ये पूरी रचना जो कि स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आता है, इसके बाद स्टाइल से होते हुए ओवरी को क्रॉस करते हुए माइक्रोपाइल तक, ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुँचता है। ठीक है, अब इसके आगे की जो रचना है थोड़ा हम डिटेल करके, बड़ा करके देखते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी। इस तरह से हमारा ये पॉलन ट्यूब आ गया, और यहां पर आगे ट्यूब न्यूक्लियस है, और इसके पीछे के ये दोनों हमारे मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स हैं, यानी कि नर युग्मक। ये दोनों है। आगे में इन दोनों सेनर्गिड्स यानी कि इन दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक के अंदर ये पॉलन ट्यूब घुस जाती है, एक को, यानी कि एक जो है सेनर्गिड्स तुरंत नष्ट हो जाती है, और तुरंत यहाँ पहुँचने के बाद ये जो दोनों मेल गैमीट्स हैं यहाँ पर मुक्त कर दिए जाते हैं। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो मेल गैमीट्स हैं। एक मेल गैमीट इस एग से जुड़ जाएगा, यानी कि इस एग से यह मेल गैमीट जुड़ गया एग से। यह एग सेल है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है और एंटीपोडल्स है, प्रतिव्यासांत पोलर न्यूक्लियाई, ये जो कि 2n है, और एग जो कि n है, हैप्लॉइड है। और यह भी हैप्लॉइड है, यह मेल गैमीट भी, और यह भी हैप्लॉइड है, n मेल गैमीट भी। तो n और n ये दोनों मिल जाते हैं, और इन दोनों के मिलने को ही वास्तव में ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ये एक मेल गैमीट यहाँ पर मिल गया तो अब ये हो गया 2n, 2n यानी कि ये बनाया जायगोट, जो कि युग्म, इसको 2n कहते हैं।
युग्मनज, जायगोट बन गया। अब इसी घटना को वास्तविक निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसको सिनगैमी भी कहा जाता है। और इसी जायगोट से विकास होगा किसका? एम्ब्रियो का, यानी कि भ्रूण का। भ्रूण का विकास होगा। अब एक मेल गैमीट और बच रहा है। अब ये दूसरा वाला मेल गैमीट कह रहा है कि अब हम क्या करें, हमारा तो, आपका तो काम हो गया, अब हम क्या करें? जो दूसरा वाला मेल गैमीट है उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आपका भी बहुत सारा काम है, अभी आगे बहुत आप काम आओगे। तो आप ऐसा करो कि आप पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूजन कर लो। तो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से इसका दूसरे वाले मेल गैमीट का एक मेल गैमीट एग से मिल गया और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से मिल गया। पोलर न्यूक्लियाई जो कि ऑलरेडी 2n था, यहाँ पर 2n था, और इससे एक n एक और संरचना आके मेल गैमीट की मिल गई एक n की, तो ये बराबर क्या हो गया? 3n हो गया। और यह पोलर न्यूक्लियाई अब बन गया, इसके बाद एक 3n स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि PEM, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब आप देखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन इसे इसलिए कहा जाता है कि दो मेल गैमीट दो अलग अलग जगहों पर जाके मिलते हैं। दो मेल गैमीट दो अलग अलग जगहों पे, एक मेल गैमीट एग से जुड़ा और जायगोट बनाया। जायगोट से किसका विकास होता है आगे चल के? भ्रूण का, एम्ब्रियो का विकास होता है, जिसमें पूरे प्लांट की संरचना का कोड निहित होता है। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो जाके मिला पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि पहले से डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और उसे एक n मेल गैमीट का भी जाके मिला, तो ये हो गया 3n। अब हम इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEM। ये घटना घटित हो गई, फर्टिलाइजेशन संपन्न हो गया, दोहरा निषेचन संपन्न हो गया। अब इसके बाद की बातें क्या होती हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, कौन सी घटनाएं घटती हैं और किससे क्या बनता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि ये जो पूरी ओवरी है इससे फल बन जाता है, यानी कि फ्रूट बन जाता है, ये फल बन जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, फल की परिभाषा ही है कि परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। तो ओवरी से यानी अंडाशय से क्या बन गया? फल बन गया। और जो इसका बीजांड है, ओव्यूल है, इससे क्या बन गया? सीड बन जाता है, यानी कि बीज बन जाता है। बीज जो होता है, आवृत बीजियों में निषेचन का अंतिम परिणाम यही बीज का निर्माण है, यही बीज बन गया। तो ओव्यूल यानी बीजांड से बीज बन गया और इस पूरी ओवरी से फल बन गया। वास्तव में इस बीज के डिस्पर्सल के लिए, इसके विकर्ण के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए ये पौधे बड़े स्मार्ट होते हैं, ये फल का विकास कर लेते हैं। इस फल के लालच में इस बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न जंतुओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो वो एक तरह से वो अपने संतति के आगे बढ़ाने के लिए एक उपाय विकसित कर लिए हैं कि फल के अंदर बीज का निर्माण करते हैं और फल की लालच में बीज का डिस्पर्सल यानी कि प्रकीर्णन होता है। तो अब देखिए क्या घटनाएं हुई। ओवरी यानी अंडाशय से फल का विकास हुआ, ओव्यूल यानी बीजांड से बीज का निर्माण होता है आगे चलकर। इसके आगे की प्रक्रिया, क्या चेंजेस इस भ्रूण कोश में होते हैं, ये ध्यान दें। इस पूरी रचना को भ्रूण कोश कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए। फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद ये एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती हैं, प्रतिव्यासांत ये नष्ट हो जाता है। पोलर न्यूक्लियाई जो कि ये जो इसकी सेनर्गिट्स हैं, इसकी जो फ्रेंड्स हैं दोनों, ये भी नष्ट हो जाती हैं। अब बचा कौन? अब इसके बाद इन सब संरचनाओं का कोई मतलब नहीं, आगे की बात करते हैं। फिर आगे क्या होता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, हम जैसा कि देख रहे हैं,
ये कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। अब बचा क्या? अब बचा एक ये जाइगोट बचा और एक ये बड़ी सेल बची जो कि ट्रिप्लॉइड है। अब हम ऐसे इसको अलग कर लें। यहां पर दो चीजें बच रही हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। यहां पर दो चीजें बच रही हैं, एक तो ये जाइगोट हो गया और दूसरी एक संरचना इस तरह की है और इसमें ये जो न्यूक्लियस है ये 3n है, ट्रिप्लॉइड है और अब ये पूरी संरचना सेल के फॉर्म में हो गई। तो इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बजाय अब इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, यानी कि PEC कहा जाएगा। अब ये न्यूक्लियस से पूरे सेल की संरचना में कन्वर्ट हो गया और इससे विकास होगा एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म का, यानी कि भ्रूण कोश का। अब ध्यान दीजिए कि भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण कोश का विकास होता है, निर्माण होता है। भ्रूण कोश, ये पूरी संरचना जो है भ्रूण कोश कहलाती है, एम्ब्रियो साइट पूरी संरचना, और इसके अंदर भ्रूण पोष, पोष यानी कि पोषण है किसका? एम्ब्रियो का। इस बढ़ते हुए एम्ब्रियो के पोषण के लिए भ्रूण पोष काम आता है। तो ये कैसे इसका विकास होता है ये भी ध्यान दें कि पहले विकास भ्रूण पोष का होता है, बाद में भ्रूण का होता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण के विकास के लिए जो पोषण चाहिए वो यही भ्रूण पोष ही पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो देखिए इसमें होता कैसे है। जैसे ये पहली सेल है, आप जानते हैं 3n है, ट्रिप्लॉइड है, इसको ट्रिपल फ्यूजन से ये बना। ये 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से ऐसे करते ये सेलुलर डिवीजन होता चला जाता है। ऐसे सेल्स, इनमें सेल्स जो है नहीं बढ़ती बल्कि केवल न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता चला जाता है। ध्यान दीजिए कि इसके चारों तरफ अभी सेल वॉल नहीं बनेगी, केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाएगा, ढेर सारा डिवाइड होता चला जाएगा। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एकदम फ्री मानी स्वतंत्र। प्यारे बच्चों, आपने नारियल का पानी जरूर पिया होगा। जो आप नारियल का पानी पीते हैं एक्चुअली वह फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूण पोष होता है। नारियल का पानी आपने जरूर पिया होगा और बाद में जब नारियल परिपक्व होता है तो वह पानी कहीं गायब नहीं होता है, बल्कि इसी जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसी के ऊपर ये सेल वॉल बन जाती हैं। दूसरे कलर से बनाएं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के ऊपर सेल वॉल बन जाती हैं। ये सेल वॉल आप देखें, ध्यान दें, उसको कर्नेल कहा जाता है। जो हम नारियल की गिरी को खाते हैं, जो किनारों पर जमा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। अब इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म न कह के अब इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। बाद में जब वो सेलुलर सेल के फॉर्म में आ जाता है तब उसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और जो हम कर्नेल या गिरी खाते हैं नारियल का, वह सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो पानी जो पीते हैं वह भी एंडोस्पर्म है और जो गिरी खाते हैं वह भी एंडोस्पर्म है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है, आपको जानना चाहिए। तो पहले विकास होता है भ्रूण पोष का और उसके बाद विकास होता है जाइगोट से एम्ब्रियो का। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो के विकास की चर्चा हम आगे करेंगे। इस भ्रूण पोष के विकास के दौरान ध्यान रहे कि जब एम्ब्रियो का विकास होता है तो कॉटिल्डन्स बनते हैं। अगर 2 कॉटिल्डन्स हैं, जैसे आप मटर को खोलें, छिलके को हटाएं, तो आपको दोनों 2 दालें जो निकलती हैं वो एक्चुअली 2 कॉटिल्डन्स हैं। मटर को ले लें, मूंगफली को ले लें, सेम को ले लें।
इन दोनों की छिलकों को, इन सबको जब हटाते हैं तो उनके जो हमें कॉटिल्डन्स मिलते हैं उनको बीज पत्र कहा जाता है। बीज पत्र का विकास इसी से होता है। एंडोस्पर्म को खा खा के जब भ्रूण बड़ा होता है तो अपने ग्रोइंग टाइम के लिए वह एनर्जी स्टोर करता है और वह एनर्जी बीज पत्र में यानी कॉटिल्डन्स में स्टोर करता है। अगर एक बीज पत्री है तो एक कॉटिल्डन बनता है, उसमें द्विबीजपत्री है तो 2 कॉटिल्डन्स बनते हैं। तो अब देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं। इनमें बाद में ये बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। एक परिपक्व बीज में एंडोस्पर्म बचता ही नहीं, केवल कॉटिल्डन्स होते हैं। आप छिलके को हटाएं तो आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कॉटिल्डन के बनने में खत्म हो जाता है, ऐसे समझ लें। ऐसे बीज को, ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक और दूसरा टर्म दिया गया एक्स एल्बुमिनस सीड यानी बीज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो मटर है, आप देख सकते हैं, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, और बीन्स यानी कि सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बीज के विकास या परिपक्व होने पर वास्तव में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, पूरा एंडोस्पर्म नहीं खत्म होता है, और ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एंडोस्पर्मिक, और यहाँ पर जहाँ एक्स एल्बुमिनस है यहाँ पर इसको एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। जैसे कि ये एल्बुमिनस सीड है, जैसे कि कैस्टर। कैस्टर मतलब अरंडी, मतलब रेडी। आप लोग जानते होंगे रेडी एक बड़ा पत्ता होता है, कद्दू के पत्ते जैसा मिलता जुलता है, उस तरह का होता है। तो रेडी या अरंडी, कैस्टर, और कोकोनट यानी नारियल। जैसे कि अभी हमने पहले भी चर्चा की, हम एक परिपक्व नारियल का जो खाते हैं वो एक्चुअली उसका भ्रूणपोष खाते हैं। तो रेडी और ये कोकोनट, ये दोनों में एंडोस्पर्म परिपक्व बीज में भी, परिपक्व में के बाद भी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखें, भ्रूणपोष का विकास भी आपने समझा और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको भी आपने जाना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब भ्रूणपोष का तो विकास हो गया, अब भ्रूण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसी भ्रूणपोष का इस्तेमाल करते हुए भ्रूण का विकास होगा। तो ये कैसे होता है इसके लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ढेर सारी अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खूब मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।